फिर चाहे वो निर्णय घातक क्यों ना हो, सरकार के लिए भी हमारे लिए भी, फिर भी हम वो निर्णय लेने पे मजबूर हो जाएंगे। हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिया कर रहे हैं और सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है उसके ऊपर हमारी दूसरी क्रिया अवलंबित है। हम ये एक्शन रिएक्शन का रूल है, अभी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं है तो हमारा एक्शन की दिशा बदलेगी। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि सरकार आपका नुमाइंदा है, ही इज जस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। उससे रिश्तेदारी मत जोड़िए, और उससे रिश्तेदारी जोड़ोगे तो वो मनमानी करेगा। और रही बात ये मीडिया की, कहते हैं मीडिया का काम है विपक्ष में ही खड़ा होना, सरकार में हाँ में हाँ, सरकार में हाँ मिलाना मीडिया का काम नहीं है। सरकार से सवाल पूछना ही मीडिया का काम है। और सरकार से अगर रिश्तेदारी जोड़िएगा तो किसी धरना में जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं है, फिर घर बैठिए। सरकार से रिश्तेदारी नहीं, सरकार को कीप हिम ऑन द टोज, वो इसको एक पैर पे खड़ा रहने की नौबत आ जाए, इस तरह से उसका विरोध करके रखिए। इनकी शक्ल दिखाइए, इनको देखिए आप, इनसे मैं उम्मीद करूं कि 10 साल और ये पेशेंस रख सकते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं, आप ही की बात कह रहा हूं कि पेशेंस की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा तब है, कोई अगर 24 साल का नौजवान है, उनसे कोई वादा किया जाए तो उसके पास वक्त होता है, लेकिन क्योंकि हम लाइफ का एक स्पैन होता है, उसके बाद तो कितना बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों का तो कोई इंश्योरेंस भी उतारने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि उनको पूछो जाके कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सभी का देश है। और इसी देश की जनता जो जिस नुमाइंदे को चुन के देश के गद्दी पे बिठाया है, महज 5 साल के लिए उसको बिठाते हैं कि तुम इस देश का केयर टेकर हो, जनता के लिए तुम काम करोगे, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे देश में नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, रजवाड़ा खत्म हो चुका है, इस देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन जब उस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग संस्थाएं जो बनी थी उसको हड़प लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और आवाजों को कुचल दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सदैव राज कर सकते हैं इस देश में बैठ के। एक ना एक दिन आपको उतरना तो पड़ेगा, चाहे आप इस जनता के वोट से उतरे, चाहे आपको वक्त उतार दे, क्योंकि एक वक्त ही ऐसा चीज है जिसके ऊपर किसी का काबू नहीं। आप सब चीज खरीद सकते हैं। ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, लगातार इनको दिखाया मैंने, और लगातार ये EPS 95 के पेंशन है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इनका छठा दिन है यहाँ पे क्रमिक पेंशन का, और हमारे साथ अशोक रावत जी बैठे हैं, और ये लोग अभी भी नारा लगा रहे हैं ज्येष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत का। जिस भारत में ज्येष्ठ का ये हाल हो, वो श्रेष्ठ कैसे बन सकता है? जिस भारत में ज्येष्ठ का ये हाल हो, वो श्रेष्ठ कैसे बन सकता है? साहब ये बताओ पहले। 6 दिन हो गए आप लोगों को इस दफा 30 जनवरी के जो आपने जो कहा था कि हम वापिस आएंगे, मांगे नहीं मानी गई, तो आज ये छठा दिन हो गया, और कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल के बुजुर्ग यहाँ पे क्रमिक अनशन पे ही बैठे हैं। सही, लेकिन उसके इस उम्र का भी सरकार ख्याल नहीं कर रही है, तब किस उम्मीद में है आप लोग? देखिए, हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म मतलब कर्तव्य, और उसी पथ पे हम चल रहे हैं। हमने सोचा, इस संगठन ने सोचा कि इस देश का बुजुर्ग, इस देश का EPS का पेंशनर जिसने पैसे भरे हैं और बराबर हिसाब से पैसे भरे हैं, वो आज भूखा है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलके जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है उसका हमने पालन किया है। अब बारी सरकार की है कि वो सरकार बन के उसके कर्तव्य का पालन करे। जिन्होंने जीवन भर कर्म किया, यानी कि अपने परिवार को पाला पोसा, नौकरी करी, और उसी में से कुछ अंशदान जो उन्होंने जमा किया, जो बुढ़ापे में इनके काम आने थे, जिसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, तो सरकार को अपने राजधर्म या कर्तव्य धर्म का एहसास नहीं है। आप करीब 20 करोड़ के करीब वोटर है टोटल, हम जोड़ ले सबको, अगर इंक्लूड कर ले हम, तो आखिर क्या वजह है कि सबसे बड़ी खासियत मैं इस बार ये देख रहा हूँ, आगे आप बताएंगे, कि इस बार तो आपको कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। पिछली बार तो 2-4 MP आए थे, इस बार तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा। नहीं, हमें पूछने वालों की संख्या कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, 250 सांसदों के सपोर्टिंग लेटर है। इतना ही नहीं, अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों ने, हमें सभी को ये मुद्दा पसंद है। मतलब वो जानते हैं कि ये मुद्दा जेन्युइन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमको, इतनी सारी ट्रेड यूनियनें हैं और भी लोग हैं, उनको नहीं बुलाया, हमको बुला के वचन दिया है
कि मैं आपका काम करूंगा। हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स हो, हम पेशेंस रख रहे हैं और हमारे सब्र का बांध अभी टूटा नहीं है। और जब सब्र का बांध जब टूटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, तो उसमें अभी देर है। हम लोग ज्येष्ठ लोग हैं, सब्र रखने वाले लोग हैं, सरकार की समस्या समझते हैं, दूसरे की समस्या समझते हैं। अगर कोई हमारी समस्या ना समझे तो हम 2 दिन और रुक सकते हैं, 4 दिन और रुक सकते हैं, लेकिन जब आप हमें इतना दीवार के पास धकेलोगे तो फिर तो वो बिल्ली भी शेर बन जाएगी, फिर आपको नोचेगी। मैं एक सवाल रखना चाहता हूं उन 10 करोड़ लोगों से जो घर में बैठे हैं, जो किसी न किसी कारणों से नहीं आ पाए हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं लेकिन उसमें वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये एनएसी, नेशनल एजिटेशन कमेटी, जो इस संघर्ष को लड़ रही है, उसके जो सदस्यगण हैं, मैं दिल्ली में इनको देखा है कि कोई किसी के घर पे टिक रहा है, कोई कहीं जाके रात गुजार रहा है, कोई स्टेशन पे रुक रहा है। आप समझिए कि जो संस्था 10 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़े, अगर वो 10 करोड़ लोग 1 रुपया भी उस संस्था को अगर रोज दे तो 10 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर 10 करोड़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ 10% लोग ही, यानी कि 1 करोड़ लोग अगर 1 रुपया संगठन को रोज दे तो 1 करोड़ रोज की होती है। और ये वो संगठन है जो उन्हीं की लड़ाई लड़ रही है। ये संगठन उस दौर से गुजर रही है, लेकिन इस संगठन ने कभी भी लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए, जरूरत होती है, ट्रैवल करना है, रहना है, घूमना है, जगह जगह लोगों के पास जाना है, कन्वेंस का खर्चा है, उसके लिए मोहताज है। 2014 में जब मोदी जी आ रहे थे तो उन्होंने 90 दिन की बात करी थी। आप बार बार इस चीज को कहते हैं, 90 दिन की बात करी थी ना उन्होंने। मोदी जी ने नहीं कही थी, जावड़ेकर जी ने कही। चलो जावड़ेकर वो बीजेपी के प्रवक्ता थे। हाँ, तो बीजेपी जैसे जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता ने ये बात कही थी मार्च 2014 में। चलिए, मार्च 2014 में कही थी। उस वक्त चुनाव का माहौल था, तो अलग अलग तरीके से प्रचार चल रहा था, जिसमें अलग अलग तरीके से वादे किए जा रहे थे। 90 दिन की जो बात है, आपने कहा, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप कहते हैं पेशेंस की बात, क्या मैं किसी ऐसे इनकी शक्ल दिखाइए, इनको देखिए आप, इनसे मैं उम्मीद करूं कि 10 साल और ये पेशेंस रख सकते हैं? मैं वही बात कह रहा हूं, आप ही की बात कह रहा हूं कि पेशेंस की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा तब है, कोई अगर 24 साल का नौजवान है, उनसे कोई वादा किया जाए तो उसके पास वक्त होता है, लेकिन क्योंकि हम लाइफ का एक स्पैन होता है, उसके बाद तो कितना बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों का तो कोई इंश्योरेंस भी उतारने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ की गारंटी नहीं है। आपने सही सवाल किया है कि रोजाना 200 लोग मर रहे हैं, तो ये सवाल आपने सही किया है, लेकिन गलत आदमी से किया है। आपने ये सवाल मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि भैया आपने गारंटी दी थी, आपने इतने बार वचन दिए हैं, और ये लोग बूढ़े बाड़े लोग यहाँ बैठे हैं। अब राउत तो देने वाला है नहीं, वो तो मांगने वाला है। जो देने वाला है उसको आपको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भैया तेरी देरी में, तेरे इंतजार में तो हम मर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे लिए, डिले इज डेथ। आप जब किसी शख्स के पास या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसके पास पहुंचेंगे तो वो कहते हैं कि ये सवाल तो सरकार से करना चाहिए। जवाब फिर वही है कि सरकार के नुमाइंदे हो या सरकार चलाने वाले हो, ऐसे ऐसे तीखे सवाल है लोगों के कि सामने वो आने से घबराते हैं। और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज तक मोदी जी 10 साल में। जो पहले बहुत ज्यादा बोलते थे 2014 में, वो मन की बात कर सकते हैं एक तरफा, तो एक तरफा संवाद तो कोई कर लेगा। आप जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन सवालों का जवाब देना ही डेमोक्रेसी है। तो जब सवाल का जवाब नहीं देंगे राउत साहब, तो सवाल यह है कि कोई भी, मैं हूं चाहे कोई भी, माइक लेके सवाल किससे पूछेगा? क्योंकि आप यहाँ पे परेशान हैं, हम तो आप ही से पूछ सकते हैं। आप हमें पूछ रहे हो, अच्छी बात है। हम भी अपनी बात दुनिया के सामने कहना चाहते हैं। हम भी अपने जो पीड़ा है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है वो हम दुनिया के सामने, भारत देश के सामने लाना चाहते हैं। आप हमारी मदद ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इस प्रश्न का हल निकालने के लिए, उनको तो कोई पूछे, ये मेरा सवाल है। क्योंकि मैं आप ही को नहीं कह रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार आपके जैसे चैनल वाले हैं, उन्होंने, उनको मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, वो सरकार को पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारे देश में हो क्या रहा है, ये तो पूछे। तो यहाँ
हम तो जवाब देंगे, हमसे जितना बन पड़ता है हम तो जवाब क्या देंगे। हम तो जवाब दे उन चीज़ों के लिए, जैसे ये अभी ठंड में यहाँ पे आए, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने बुलाया, वो आए, लेकिन वो क्यों आए और कितने दिन तक क्यों बैठ रहे हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इन्होंने एक बात कही कि उनको पूछो जाके कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सभी का देश है। और इसी देश की जनता जो जिस नुमाइंदे को चुन के देश के गद्दी पे बिठाया है, महज 5 साल के लिए उसको बिठाते हैं कि तुम इस देश का केयर टेकर हो, जनता के लिए तुम काम करोगे। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे देश में नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। रजवाड़ा खत्म हो चुका है, इस देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन जब उस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग संस्थाएं जो बनी थी उसको हड़प लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और आवाजों को कुचल दिया जाएगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सदैव राज कर सकते हैं इस देश में बैठ के। एक न एक दिन आपको उतरना तो पड़ेगा, चाहे आप इस जनता के वोट से उतरे, चाहे आपको वक्त उतार दे, क्योंकि एक वक्त ही ऐसा चीज है जिसके ऊपर किसी का काबू नहीं। आप सब चीज खरीद सकते हैं, लेकिन आज अगर आपकी उम्र 70 साल है तो अगले साल 71 ही होगा, वो 69 आप नहीं करवा सकते। तो उतरना तो पड़ेगा एक दिन। और रही बात इनकी, जनता रोड पे त्रस्त है, चिल्ला रही है, आप कब तक कान बंद करके बैठेंगे? कब तक बैठेंगे आप? कभी ना कभी तो इनकी चीख और इनकी आवाज आपको सुनाई देगी और इनकी आहें भी आपको चैन से सोने नहीं देगी, जो करीब करीब बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। आज जो 7.5 करोड़ लोग जो सर्विस में है, इनके हाल बहुत बुरे होने वाले, क्योंकि हम तो ऐसे लोग थे, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं थी। अगले वेतन तक कम से कम 10 रुपया पास में रख सकते थे। अभी आज के जो लोग हैं ये ऐसे सर्विस में है कि आज का ये महीने का वेतन तो खर्चे कर डालते, अगले महीने का क्रेडिट कार्ड से वो भी खर्च कर डालते। और जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे तो इनके पास फूटी कौड़ी नहीं रहेंगी और ना इनके मालिक देंगे ना गवर्नमेंट इनको कुछ देंगे। और ऐसे वक्त में ये देश की एक बहुत बड़ी क्रांति बनेगी। और इसके जो पायोनियर है ये हमारे कमांडर अशोक राउत साहब रहेंगे। ये आज भले ही जनता ना बोले, मगर ये पायोनियर विल बी कमांडर अशोक राउत साहब। और ये जेन्युइन मुद्दा है। रावत साहब, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ये क्रमिक अनशन चल रहा है, आज 6ठा दिन हो गया और आपने 27 राज्यों को चिट्ठी में लिख के दिया हुआ, चलो 27 दिन भी बीत जाएंगे, पार्लियामेंट भी 27 दिन तक तो नौबत ही नहीं आएगी, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मामला जब लटकेगा तो वो तो बात की बात है। तो अभी तो 6ठा दिन है, क्या लगता है कि ये कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे आप और क्या प्लानिंग है इस बार का आपका? अभी तो हमने 24 तारीख तक की नोटिस दे चुके हैं, 24 तारीख तक हमने शेड्यूल बना के रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करे, जल्दी से जल्दी मतलब इसी सत्र में करे। अगर नहीं तो फिर हम कलेक्टिव निर्णय लेंगे, हमारी CWC में निर्णय होगा। आगे का निर्णय जो भी सेंट्रल वर्किंग कमेटी लेगी वो हम सब पे बंधन कारक रहेगी। बराबर है? बिल्कुल। फिर चाहे वो निर्णय घातक क्यों ना हो, सरकार के लिए भी हमारे लिए भी, फिर भी हम वो निर्णय लेने पे मजबूर हो जाएंगे। हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिया कर रहे हैं और सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है उसके ऊपर हमारी दूसरी क्रिया अवलंबित है। हम ये एक्शन रिएक्शन का रूल है, अभी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं है तो हमारा एक्शन की दिशा बदलेगी।